राणा अपने YouTube चैनल राणा राजपूतों की विरासत में पुनः आपके सम्मुख एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर के हाजिर हुई हूँ। और मुझे बहुत सारे अपने दर्शकों से ये अनुरोध आया था और तराई में बसे हुए राणा समाज से, राणा युवा संगठन की तरफ से भी ये अनुरोध आया था कि मैं एक लेख लिख करके उनको प्रेषित करूं और वीडियो के माध्यम से भी अपनी लोक संस्कृति के बारे में विस्तार पूर्वक बताऊं। तो इस समय जो समय चल रहा है वो चैत्र मास का है। चैत्र मास हमारे लिए, हमारे भारतीय पूरे भारतवर्ष में इसको बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि यही एक समय है जब यहाँ लेखा जोखा प्रस्तुत होता है वार्षिक, और इसके अलावा हमारा नववर्ष प्रारंभ होता है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से विक्रमी संवत के अनुसार नया संवत्सर प्रारंभ हो जाता है। और हमारे जो समाज में है वो कृषक वर्ग से मुख्यतः हैं, और इस समय प्रकृति अपना नया कलेवर धारण करके पूर्णतः रंग बिरंगे रूप में हाजिर हो जाती है। बसंत के आगमन के साथ ही होलिका का त्योहार बहुत ही उल्लास के साथ में मनाया जाता है, और होलिका के त्योहार के तुरंत बाद वृक्षों पर इस तरीके से फलों से लद जाते हैं वृक्ष, जिससे कि चारों तरफ उसकी महक पूरे चतुर दिशाओं में फैल जाती है, और पूरा समाज पुनः उस त्योहार के उल्लास के मस्ती में डूब जाता है। कहीं बिहू के नाम से मनाया जाता है नववर्ष, तो कहीं बैसाखी के नाम से मनाया जाता है, कहीं माँ भवानी की पूजा, आदिशक्ति की पूजा, भगवान शिव ईश्वर की पूजा गणगौर के रूप में राजस्थान में मनाई जाती है, और कहीं नववर्ष के रूप में, कहीं पायलो बैसाख के रूप में बंगाल में मनाई जाती है, और हमारे यहाँ चैत्र में चराई के रूप में मनाया जाता है ये त्योहार उतने ही हर्षोल्लास के साथ में। और लगभग सभी जो भी समाज इस तरह के त्योहार मनाता है वो सभी नए फसल के आने पर, उसके कटने पर प्रकृति को उस अन्न की हबी देने के लिए, उसका आभार व्यक्त करने के लिए ये त्योहार मनाया जाता है। हमारे यहाँ पर मुख्यतः ये त्योहार चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से लेकर कभी भी मनाया जाता है, जब हमारे समाज में पंचायती राज की प्रणाली हुआ करती थी, और एक पूरे गांव के कल्याण के लिए शुभ चिंतक, जिसको कह सकते हैं, भरारे का प्रावधान किया गया था। तो ये दोनों मिल करके, प्रधान और भरारे, जिसको गौटरिया बोलते हैं, ये दोनों मिल करके चैत्र मास में प्रकृति की पूजा करते थे। माँ भवानी भुइयां में जाकर के पूजा करते थे। और हमारे राणा समाज में जितनी भी उस वर्ष के दौरान कहना चाहिए कि लड़कों की शादी होती है, यानी नववधु का आगमन होता है, वो सभी नववधुएं एक साथ अपने ससुराल बुलाई जाती थी। वो जो चैत्र मास में गौटरिया और प्रधान जी के द्वारा एक तिथि निश्चित की जाती थी कि इस दिन सारी नववधुएं भवानी की पूजा करने के लिए भुइयां में चलेंगी। और जिनके घर में नववधु आती थी उसका तो उल्लास का कहना ही क्या। वहाँ पर चावल के आटे के पापड़, लपसी, पूरी, गुलगुला और मिसौला भात, जिसको कहते हैं मीठा भात, आनंदी के चावल का बनाया जाता था। और साथ ही अमरस, क्योंकि नए आम भी, छोटे छोटे जिनमें जालियाँ पड़ने लगती हैं, नया आम भी आ जाता है उस समय। तो इस तरीके से चारों तरफ प्रकृति में ये जो नए अन्न की जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त होता है उसकी पूजा की जाती है। और हमारी जो नई दुल्हनें हैं वो एक साथ में पूरे कहना चाहिए 16 श्रृंगार करके सभी महिलाओं के साथ में एक बगीचे में, घने से वृक्ष वाले बगीचे में जाते हैं, और पीपल के पेड़ के नीचे भवानी माता भुइयां का स्थान, जिसको थान बोलते हैं, बना होता है। वहाँ पर भेंट प्रसाद चढ़ाया जाता है, नए अन्न की हवी दी जाती है, और सब लोग एक बहुत ही बड़े रूप में पिकनिक, सार्वजनिक पिकनिक के रूप में उसे मनाया जाता है। और आप ये कह सकते हैं कि आजकल जो एट होम किया जाता है नववधुओं का, वो एक सार्वजनिक एट होम होता है, परिचय समारोह होता है। वहाँ पर पूजा पाठ के बाद में नववधुएं और बड़ी बूढ़ी जो भी स्त्रियां हैं वो भवानी माँ के पाए लागती हैं, पैर छूती हैं, और तब
प्रारंभ हो जाता है बायना देना। बायना देना बोलते हैं कि एक दूसरे को परस्पर ये जो पूरी पकवान जो मैंने अभी गिनाए ये लेकर के सारे घरों से जाते हैं। छोटे बच्चे, बच्चियां और स्त्रियां सब नववधू के साथ में उल्लासपूर्वक बगीचे में जा कर के आनंद पूर्वक एक दूसरे को बैना दे करके खाना खाते पीते हैं और नववधू के द्वारा जो बड़ी बूढ़ी हैं उनके पैर छुए जाते हैं, इसको पाए लागना कहते हैं। और जो नववधू है वो पहली बार अपनी चदरिया यानी सफ़ेद चादर उसको ओढ़ाया जाता है सारे श्रृंगार के साथ में। वो चदरिया वो उस दिन से उतार देती है और घूंघट तो होता है लेकिन घूंघट के साथ ही लोग उसका मुंह दिखाई कर सकते हैं उस दिन। और ये परिचय कराया जाता है कि ये काकी सास है, ये दादी सास है, ये नानी सास है, इस तरीके से सारे बुआ सास है, फूफू सास बोलते हैं अब लोग। तो इस तरीके से जो रिश्ते नातों का परिचय, आदान प्रदान, भेंट देना, आशीष देना बड़े बूढ़ों के द्वारा, ये सब होता है। और ये खाना पीना खाने के बाद में ढोलक की थाप पर पूरे दिन उस बगीचे में गाना गाया जाता है, मंगल गीत गाए जाते हैं, आशीष वचन दिए जाते हैं। परंतु एक मुख्य बात यह है कि जैसे गणगौर महिलाओं का त्यौहार है, ऐसे ही हमारे यहाँ भी ये मुख्यतः महिलाओं का ही त्यौहार है। पुरुष पूजा करने के बाद वहाँ से हट जाते हैं और चुहलबाजी करते हुए जब कोई पुरुष उस बीच में वहाँ से गुजरते हैं तो उनको एक झिड़की देते हुए मीठी गारी दी जाती है कि तुम्हारा भला यहाँ क्या काम है, यहाँ बच्चियाँ हैं, महिलाएं हैं, नववधू हैं, तो आपका आना यहाँ वर्जित है। इसी तरीके से बहुत आमोद प्रमोद के साथ में पूरा दिन एक साथ बिताने के बाद में सब नववधुएं और जितने भी महिलाएं बच्चे इकट्ठे हुए हैं वो घर की तरफ प्रस्थान करते हैं। जब घर की तरफ प्रस्थान करते हैं तो उस समय रास्ते में एक बैरिकेडिंग जैसा बनाया जाता है, यानी कि बेर के टहनियों के कांटेदार टहनियों से एक ऊंचा सा बैरिकेडिंग बनाया जाता है लगभग 2.5-3 फीट का। उसको जो नववधू है वो दौड़ करके कूद करके पार करती है। बड़ा मनोरंजक होता है और बहुत अच्छा ये लगता है कि जो जिस ननद से भाभी की इतनी नहीं पटती है वो ननद उस समय किस तरह से सहायक होती है। वो ननद तुरंत उसको हम बिरझरा कहते हैं, जो बैरिकेडिंग बनाया जाता है, तो उस बिरझरा को वो खींच देती है तो वो नीचा हो जाता है और उसकी जो भाभी है वो दौड़ करके कूद करके उसको आराम से आसानी से पार कर जाती है। तो ये चुस्ती फुर्ती दोनों के बीच में लाइजनिंग यहाँ से बनने लगती है, रिश्तों में मिठास घुलने लगती है और आगे सब वधुओं को इस परीक्षा से गुजरना होता है, उसके स्पोर्ट्समैनशिप को देखना होता है, स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट को देखना होता है और आगे चलते हुए सब घूंघट में ही नववधु प्रधान के घर में पहुँचते हैं, मुखिया के घर में पहुँचते हैं गाँव में। वहाँ भी एक परंपरा ये रही है कि जिस घर में शादी होती है, नववधु आई होती है, उनके घर से प्रधान को गुड़ की भेली दी जाती है। वो भेली वहाँ बांटी जाती है और प्रधानी भी जो प्रधान जी की वाइफ होती हैं, पत्नी होती हैं, वो घड़ा भर पानी दुल्हन के ऊपर उड़ेलती है मजाक में। और वहाँ भी ननद चुस्त दुस्त अपना ये दिखाते हुए, फुर्तीलापन दिखाते हुए वो अपनी भाभी को वहाँ से खींच लेती है तुरंत और पानी से वो भीग नहीं पाती। यहाँ भी फिर सहायक बनती है ननद और भाभी के और ननद के बीच में फिर एक सौहार्दपूर्ण रिश्ता बनाने की एक कड़ी हो जाती है। तो इस तरीके से ये जो त्योहार है हमारा वो बहुत ही सामाजिक के संदेश लिए हुए है कि जो भी नया सदस्य आया है गांव में, घर में नहीं गांव में, उसका परिचय सभी से होना चाहिए, उसको रिश्तों की वैल्यू पता होनी चाहिए, उसे आगे उन रिश्तों को निभाना है। सामाजिकता की भावना जागृत होती है और जो हम लोग एसी में बैठ करके अपने अकेले तीज त्योहार मनाते हैं या बाहर टूर के लिए बच्चों को ले जाते हैं, उसकी बजाय मेरा ये मानना है, समाज को ये संदेश है, आग्रह है कि ऐसी सामाजिक संस्कृतियों को पुनर्जीवित किया जाए। इन त्योहारों के बहाने लोग अपनी माटी से जुड़ें,
अपने देश को जाएं, अपनी मिट्टी को चूमें और अपने देवी देवताओं को, लोक देवताओं को प्रसन्न रखें और उसी बहाने प्रकृति को प्रसन्न रखें। जब हम हवन करते हैं, जब हम हवि चढ़ाते हैं अन्नों की, तो उससे भी प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त होता है और ये आभार हम हर जगह इसका पालन करते हैं, चाहे ऑफिस में है अपने से बड़े का आभार व्यक्त करते हैं, किसी ने हमारे लिए कुछ किया उसके लिए आभार व्यक्त करते हैं। प्रकृति जो कि माता है उसका आभार हम इसी तरह से व्यक्त करते हैं। आइए हम अपनी संस्कृति को बचाएं और आगे इसी तरीके से अपने तीज त्योहार को मनाते रहें। थैंक यू।